आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा तनेजा पाहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी, जिसमें कि हम बात करेंगे मॉरल डेवलपमेंट की जो उन्होंने थ्योरी दी है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे मॉरल डेवलपमेंट पर। हमारे जीवन में विभिन्न परिस्थितियाँ जब आती हैं, तो उसमें कोई भी व्यक्ति उचित-अनुचित, सही-गलत व्यवहार में अंतर करके उसके अनुरूप जो व्यवहार करता है, उसको ही हम नैतिक विकास कहते हैं। उस क्षमता का जो विकास हमारे अंदर होता है, उसे हम नैतिक विकास कहते हैं। कोलबर्ग ने 1984 में इसे कहा कि मॉरल डेवलपमेंट एज़ द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स सेंस ऑफ जस्टिस, कि किसी भी व्यक्ति की जो न्याय करने की क्षमता है, उसका विकास मॉरल डेवलपमेंट कहलाता है। लॉरेंस कोलबर्ग ने जो 10 से 16 साल तक के बच्चों को लिया और उनका साक्षात्कार किया और जो तथ्य उन्हें प्राप्त हुए उसका विश्लेषण किया। दरअसल इसमें उन्होंने कुछ कहानियाँ बच्चों को सुनाई, जिसमें कि बच्चे के सामने एक मॉरल डिलेमा, नैतिक दुविधा उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। तो वहाँ बच्चे को ये निश्चित करना होता था कि क्या सही है, क्या गलत है, उसे किस तरह से व्यवहार करना है। तो वो यहाँ पे प्रदर्शित करता था। तो इसके लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, जिसे हम लेंगे, वो है हिंस की कहानी। इसमें यूरोप में एक महिला थी, जिसे कि एक विशेष प्रकार का कैंसर था और डॉक्टर के अनुसार एक एकमात्र ऐसी औषधि थी, जो उस कैंसर से उस महिला को छुटकारा दिला सकती थी। वो जो औषधि थी, वो एक औषध विक्रेता ने बनाई थी और वो उसकी जो लागत मूल्य था, उससे 10 गुना दाम पर उसे बेच रहा था। उसकी कीमत थी $200, वो उसे $2000 में बेच रहा था। हिंस के पास इतने पैसे नहीं थे, फिर भी उसने इधर-उधर से बात करके, अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से लेकर के $1000 तक वो जुटा पाया। फिर वो उस औषध विक्रेता के पास गया। उसने उससे बहुत रिक्वेस्ट की कि तुम मुझे अभी ये दे दो, मैं तुम्हें बाद में बचे हुए पैसे दे दूँगा, क्योंकि मेरी पत्नी को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, वो मर जाएगी नहीं तो। लेकिन वो जो औषध विक्रेता था वो नहीं माना, उसने मना कर दिया। तो हिंस को लगा कि अब मैं क्या करूँ? तो उसने रात में जाके उसकी दुकान को तोड़ के वो औषध वहाँ से चुरा ली। तो ये कहानी ऐसी सामने प्रस्तुत की गई। फिर उस ये प्रश्न किया जाता है कि क्या हिंस को ऐसा करना चाहिए था? क्या जो उसका व्यवहार था नैतिक रूप से सही था या गलत था? क्यों? तो ये एक डिलेमा थी। अब इसको लेकर के, इस डिलेमा को लेकर के हम देखते हैं कि मॉरल रीज़निंग के 6 स्टेजेस बताई गई हैं, जिसपे 3 लेवल्स हैं, 3 स्तर हैं। पहला स्तर है प्री कन्वेंशनल मॉरल रीज़निंग, दूसरा है कन्वेंशनल मॉरल रीज़निंग और तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल मॉरल रीज़निंग। एक-एक करके हम आगे बढ़ेंगे। पहला है आपका प्री कन्वेंशनल मॉरल रीज़निंग, पूर्व रूढ़िगत नैतिक तर्कना का स्तर। इसमें जो आयु बताई गई है बच्चे की, 4 से 10 साल बताई गई है, क्योंकि मॉरल डेवलपमेंट बाय बर्थ नहीं होता। 4 साल तक हम मानते हैं कि 4 साल के बाद ही होता है। तो यहाँ मॉरल डेवलपमेंट का जो मिनिमम एज दी गई है, वो 4 साल दी गई है। हर एक जो लेवल है, हर एक स्तर है, वहाँ पर हम देखते हैं कि 2-2 स्टेजेस में ये डिवाइडेड है, 2-2 इसमें अवस्थाएँ हैं। तो पहली जो अवस्था है प्री कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग में, वो है पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन, दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता। यहाँ पर जो बच्चा है, वो दंड के भय से आज्ञा का पालन करता है। उसे डर लगता है कि मुझे पनिशमेंट मिल जाएगी, इसलिए वो पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए रूल्स को फॉलो करता है, नियमों का पालन करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर इस स्टेज पर हम हिंस की, अगर ये जो डिलेमा है, जो स्टोरी है, उस पर बात करते हैं, तो जो दुविधा है, इसमें 2 तरह के पक्ष सामने आते हैं। पहला, उसके अगर पक्ष की बात करें, तो वो कहेगा कि अगर हिंस अपनी पत्नी को मरने देता है, तो इससे उसकी कठिनाइयाँ बढ़ेंगी। और अगर इसी के विपक्ष में बात करें, तो वो कहेगा कि नहीं, हिंस को दवाई नहीं चुरानी चाहिए थी,
क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो पकड़ा जाएगा, और पकड़ा जाएगा तो जेल जाएगा। तो यहाँ पे जो दंड है उसका भय उसे सता रहा है, तो ये एक उसके लिए पक्ष सामने आता है। फिर दूसरी स्टेज है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। इसमें हम देखते हैं कि जो बच्चा है उसमें पुरस्कार पाने की जो अभिप्रेरणा होती है बहुत प्रबल होती है। और इसमें जो टिट फॉर टैट वाला आता है इसमें, कि जैसा तुमने किया ऐसा मैं तुम्हारे साथ करूंगा, कि यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स। तुमने मेरा नुकसान किया, मैं तुम्हारा करूंगा। तो यहाँ पर टिट फॉर टैट वाली बात आ जाती है। तो अदला बदली जिसे हम कह सकते हैं। तो अगर इस पक्ष में हम देखते हैं हिंस की जो दुविधा है उसके उदाहरण को लें, तो पक्ष में तो कहेगा कि हिंस अगर थोड़े समय के लिए जेल चला भी जाएगा तो क्या, जेल से बाहर आने पर वह अपनी पत्नी का साथ तो पाएगा। लेकिन अगर इसी के विपक्ष की बात करें तो वो कहेगा कि अगर वो औषध चुराता है और फिर जेल जाता है तो इससे उसे कोई खास फायदा तो नहीं होगा, क्योंकि जेल से छूटकर आने तक हो सकता है उसकी पत्नी खुद ही मर जाए। तो ये दो जो स्टेजेस हैं इस ये प्री कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग की है। इसके बाद हम बात करते हैं कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग की, रूढ़िगत नैतिक तर्कणा का स्तर, जिसमें की जो आयु दी गई है वो 10 से 13 वर्ष दी गई है। इसमें भी दो स्टेजेस हैं, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 3 में गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन है, उत्तम बालक उत्तम बालिका उन्मुक्ता। अब जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, अब देखिए 10 वर्ष का बच्चा है, 10 वर्ष का बच्चा ये जानता है कि मैं क्या ऐसा काम करूंगा कि मैं गुड बॉय कहलाऊंगा, या मैं क्या ऐसा काम करूंगी कि मैं गुड गर्ल कहलाऊंगी। तो उसे इस बात की चिंता रहती है कि मैं वही काम करूं जिससे कि मैं अच्छा व्यक्ति कहलाऊं। तो यहाँ पर अगर हम गुड बॉय गुड गर्ल क्या की अगर हम इस कंसेप्ट को देखें और उसके नजरिए से अगर हिंस की दुविधा को हम देखें, तो इसके पक्ष की अगर हम बात करते हैं तो वो कहेगा कि अगर हिंस औषध चुराता है तो उसे कोई बुरा नहीं कहेगा, क्योंकि अगर हिंस नहीं चुराएगा तो क्या होगा, उसके परिवार वाले कहेंगे हो देखो कैसा पति है ये, कितना अमानवीय है ये, इसके अंदर तो फीलिंग्स ही नहीं है, इसने अपनी पत्नी के बारे में तो सोचा ही नहीं। और अगर इसी बात को लेकर के विपक्ष की बात करें तो हम विपक्ष में देखते हैं कि वहां पे सिर्फ वो जो दवाई विक्रेता है, औषध विक्रेता है, वो ही नहीं, अन्य लोग भी उसे अपराधी समझेंगे। तो इस बात को यहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा। फिर अगर हम स्टेज 4 पे चले, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, यानी सामाजिक क्रम संपोषित उन्मुक्ता। इसमें हम देखते हैं नियम और कानून की बात आ जाती है अब यहाँ पर। तो जब नियम और कानून की बात आती है तो सीधी सी बात है कि हमें नियमों का पालन करना चाहिए, हमें लॉज को मानना है और हम उसकी अवहेलना नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम हिंस की दुविधा को देखें और उसके पक्ष में बात करें तो वो कहेगा कि हिंस को औषध चुरा लेनी चाहिए, क्योंकि जब उसने शादी की थी तो उसने ये कसम भी खाई थी कि वो अपनी पत्नी की रक्षा करेगा, तो इस नाते तो उसे चुरा लेनी चाहिए। और अगर हम इसी के विपक्ष की बात करें तो वो कहता है कि अ, यद्यपि वो अपनी पत्नी की जान की रक्षा करना उसके लिए स्वाभाविक है, फिर भी अगर उसकी पत्नी मर भी रही है तो भी समाज के नियमों को उसे पालन करना ही चाहिए और दवाई नहीं चुरानी चाहिए, और इसके बदले उसे एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देना चाहिए। ये बात उन्होंने कही, लेकिन फिर भी आप इसमें देखेंगे कि वन कंसिडर्स एन एक्ट मॉरली रॉन्ग इफ इट हार्म्स अदर्स और वायलेट्स अ रूल और लॉ। अगर किसी को नुकसान पहुंचा करके, अगर वो हो रहा है किसी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो उस नियम का हम उल्लंघन भी कर सकते हैं। ये कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग की हमने बात की। इसके बाद हम बात करते हैं, अगली बात हम करेंगे पोस्ट कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग की। उत्तर रूढ़िगत नैतिक तर्कणा का स्तर। इसमें भी दो स्टेजेस हैं, स्टेज 5 और स्टेज 6। स्टेज 5 में सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है, सामाजिक अनुबंध उन्मुक्ता। इसमें हम देखते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात आ जाती है
कि इस अवस्था में जो बच्चे हैं या एडोलसेंट हैं, वो अपने इंडिविजुअल राइट्स जो उनके व्यक्तिक अधिकार हैं और जो नियम है उनका आदर करते हैं, जो कि प्रजातांत्रिक रूप से भी मान्य होते हैं। यहाँ पर जैसे कि हम कह रहे हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है, उनका भी ध्यान में रखा जाता है और जो सोसाइटी की वेलबीइंग है उसका भी हम ध्यान में रखते हैं। तो इनको ध्यान में रखते हुए हम समाज के नियमों का पालन आदरपूर्वक करते हैं। अगर इसी में ही हम हिंज की दुविधा को देखें, तो पक्ष में अगर हम बात करते हैं, तो वो कहेगा कि अगर हिंज अपनी पत्नी को मरने देता है, तो वो ऐसा सिर्फ़ डर के मारे कर रहा है और कोई उसके पास रीज़निंग का कोई बेसिस नहीं है, कोई आधार नहीं है उसके पास। लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करते हैं, तो हिंस जो है, अपने समुदाय में जो भी उसका सोसाइटी जहाँ वो उठता-बैठता है, वहाँ जो उसका विशेष स्थान है, जो सम्मान है, उसे खो देगा वो। और नियम को तोड़ देगा वो। तो ये बात वो कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन के संबंध में। फिर दूसरी अगली जो स्टेज आती है स्टेज 6 यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन सार्वभौमिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुखता। अब यहाँ पर जो बात आती है उसे समझने की आवश्यकता है कि हमारी अंतरात्मा हमें क्या कहती है। हम पर्सनली क्या फ़ील करते हैं? हमें क्या लग रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है? इवन कोई कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं नियमों के पालन में। लेकिन अगर मुझे लगता है कि नहीं, मुझे यहाँ पे मानवता को ध्यान में रख के निर्णय लेना चाहिए, तो मुझे लेना ही चाहिए। मुझे उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। तो यहाँ पर इसी बात को ध्यान में रख कर के जो हमारे इंटरनल स्टैंडर्ड्स हैं, जो आंतरिक हमारे मानक हैं, उसके अनुरूप व्यक्ति व्यवहार करता है। क्योंकि उसे ये भी रहता है कि मैं अपनी आत्मा को क्या जवाब दूँगा, क्या उत्तर दूँगा। ये हाईएस्ट स्टेज होती है। यहाँ तक सभी लोग नहीं पहुँच पाते। यहाँ कुछ लोग ही पहुँच पाते हैं। तो अगर इस स्टेज के परिप्रेक्ष्य में हम हिंस की दुविधा को देखें, तो अगर पक्ष की बात करें तो हम कहते हैं कि अगर वो चोरी नहीं करता है, तो कानून के नियम के शिकंजे में भी नहीं आएगा वो तो और उससे दूर ही रहेगा। लेकिन जो उसकी अंतरात्मा है, वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। और अगर विपक्ष की बात करें, तो विपक्ष कहता है कि अगर वो औषधि चुराता भी है, तो वो अपने आप को उसे निंदित तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि उसका ये जो व्यवहार है, अपना उसका जो विवेक है और ईमानदारी है, उसके मानक के अनुरूप तो नहीं है वो। तो वो उसे ये देखना है यहाँ पर, उसे ये डिसाइड करना है कि वास्तविक तौर पे सही क्या है, मुझे उसका साथ देना है। तो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन जो है, वो आपको प्रेरित करता है कि आप सही का साथ दें और आप जो अगर नियम में कोई दुविधा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसको भी छोड़ सकते हैं। अगर फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करते हैं, तो जैसे कि इसकी पहली स्टेज थी पनिशमेंट ओबीडियंस वाली, तो वहाँ उसके परिप्रेक्ष्य में देखें, तो जिस तरह का व्यवहार हम बच्चे से चाह रहे हैं, हमें वो पहले ही क्लियर कर देना चाहिए कि हम इस तरह का व्यवहार आपसे चाहते हैं, तो उसके ये दिशा-निर्देश हैं। और यदि वो नहीं उसको फ़ॉलो करता है, मिसबिहेव करता है, तो आपको उसको दंड भी देना है। अब यहाँ दंड से मैं अपना अभिप्राय आपको स्पष्ट कर दूँ, दंड नकारात्मक ना होकर के व्यक्ति को सकारात्मक की ओर अभिप्रेरित करना है। उसको उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना है। तो यहाँ पर नकारात्मक से इसका अर्थ ना लिया जाए, बल्कि उस मिसबिहेव को ठीक करने के लिए उचित कदम उठाए जाएँ। फिर हम क्लासरूम एक्टिविटीज़ को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि बच्चे को कोऑपरेट करने के लिए एनकरेज करती हैं। वो सब सहयोग करता है, इस तरह का वातावरण उत्पन्न करती हैं। फिर बच्चे को खुद हम अलाउ करें कि वो कोड ऑफ कंडक्ट क्लासरूम का खुद बनाए, खुद नियम बनाए। क्योंकि जब वो नियम बनाएगा तो उसके मन में सबसे पहले ये आएगा कि इसका आधार क्या होना चाहिए। जब वो स्वयं आधार को समझेगा, तो वो दूसरों को भी समझाएगा। खुद भी नियमों का पालन करेगा, दूसरों को भी पालन करने के लिए प्रेरित करेगा। और फिर हम एक्टिविटी ओरिएंटेड प्रोग्राम इसमें रख सकते हैं,
जो जिसमें कि वे बहुत सारी करिकुलर, को-करिकुलर एक्टिविटीज़ हो सकती है। इन को-करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से उसमें लव, सैक्रिफाइस, सेल्फ कंट्रोल, ट्रुथफुलनेस, ये सारी जो मॉ राइट जो इसकी वैल्यूज़ है, मॉरल वैल्यूज़ है, ये भी बच्चे में आती हैं। इसमें हम क्या-क्या करवा सकते हैं बच्चों को? हम ग्रुप प्रोजेक्ट्स करवा सकते हैं, कैंप्स करवा सकते हैं, सोशल सर्विस प्रोग्राम्स हो सकते हैं, बच्चों की पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, डेली मॉर्निंग स्कूल असेंबली में एड्रेस कर सकते हैं बच्चों को। हम नेशनल डेज़ और फेस्टिवल्स ये सब मना सकते हैं। इनके माध्यम से जो वैल्यूज़ बच्चे में हम इनकलकेट कर सकते हैं, उनको हम आगे ला सकते हैं। हम जो भी महापुरुष हैं, उनकी जो शिक्षाएँ हैं, उनको सबके साथ साझा कर सकते हैं। स्कूल में हम क्लीनलीनेस कैंपेन चला सकते हैं, स्कूल गार्डन की देखभाल कर सकते हैं, गर्ल गाइड, बॉय स्काउट ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और डिफरेंट रिलिजन्स के हम फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। हम विज़िट कर सकते हैं बैकवर्ड और स्लम एरियाज़ को, वहाँ जाकर के वहाँ के बच्चों से बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिटी और स्कूल गेट टुगेदर कर सकते हैं हम लोग और गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम भी हम इनके लिए ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं बच्चों के लिए, जिससे कि मॉरल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिल सके। तो ये हमारी लॉरेंस कोलबर्ग के मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी की एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस थी। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमें दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और जब आप इसे सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जितनी भी इसमें वीडियोज़ अपलोड होंगी, वो सा उसके नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। इसमें जो हमारा अभी हमने इसमें उद्देश्य रखा है, जो सीटेट और डीएसएसबी में आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पेपर रहता है, उससे रिलेटेड जो प्रश्न रहते हैं तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम अभी जो उससे रिलेटेड थ्योरीज़ हैं, उस पर बातचीत कर रहे हैं। तो अभी हमारा थ्योरीज़ पर फ़ोकस है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपका कीमती समय हमें देने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू so much all for giving your precious time.